कैसे हो दोस्तों आज की इस वीडियो में हम स्टडी करने वाले हैं एक्सीलरेशन के बारे में, यानी कि हमारा त्वरण होता क्या है। तो दोस्तों इसको हम एक एग्जांपल के थ्रू समझने का प्रयास करेंगे। मान लीजिए ये हमारा एक पेड़ है, एप्पल ट्री है, जो न्यूटन का एप्पल ट्री है वही ट्री, ठीक है। और इस पे खूब सारे एप्पल्स है वो लगे हुए हैं, ये अपने खूब सारे एप्पल्स है वो लगे हैं, ठीक है? इन सभी एप्पल्स में से मान लीजिए कोई एक एप्पल है जो इस पेड़ से टूट के धरती पे गिर गया। जब ये एप्पल है टूटा, उस समय इसकी वेलोसिटी कितनी होगी? स्टार्टिंग वेलोसिटी तो जीरो ही होगी, तो मैं वी इनिशियल है उसको जीरो रख। परंतु ये यहाँ से एप्पल जब अपना मूव करते हुए ग्राउंड तक आएगा, यहाँ ग्राउंड तक आएगा, तो क्या ग्राउंड पर आने के बाद भी इस एप्पल की वेलोसिटी है क्या वो जीरो रहेगी? वेलोसिटी चेंज हो जाएगी ना। वी फाइनल इक्वल्स टू, मान लीजिए कोई भी, मान लीजिए 5 मीटर पर सेकेंड की वेलोसिटी है जब ये ग्राउंड के साथ टकराती है उस समय, और स्टार्टिंग वेलोसिटी कितनी थी अपनी? जीरो। तो इस एप्पल की जो वेलोसिटी है उसमें चेंज कौन लेकर आ रहा है? कोई ना कोई फैक्टर तो ऐसा होगा जो इस एप्पल की वेलोसिटी में को बढ़ा रहा है, क्योंकि वी इनिशियल तो जीरो है, वी फाइनल है 5 मीटर पर सेकेंड, यानी कि वेलोसिटी वो समय के साथ बढ़ रही है। तो कोई ना कोई फैक्टर ऐसा यहाँ काम कर रहा है जो वेलोसिटी को बढ़ा रहा है। तो यहाँ क्या फैक्टर काम करेगा? हम जानते हैं कि हमारी जो एप्पल है उसका द्रव्यमान कितना है, m, और उस पर डाउनवर्ड डायरेक्शन में कौन सा बल लगता है? हम जानते हैं ग्रेविटेशनल फोर्स लगता है। ग्रेविटेशनल फोर्स लगता है, और ग्रेविटेशनल फोर्स की वैल्यू कितनी होती है? mg के बराबर। यहाँ पर g क्या है? ग्रेविटेशनल एक्सीलरेशन, यानी कि हमारा गुरुत्वीय त्वरण। तो यहाँ पर हमारा जो गुरुत्वीय त्वरण है वो उसकी वेलोसिटी में परिवर्तन कर रहा है, ठीक है। और परिवर्तन किस तरह का है? वेग को बढ़ा रहा है, इंक्रीज इन वेलोसिटी। वेलोसिटी है उसको इंक्रीज कर रहा है, ठीक है। एक दूसरा एग्जांपल देखते हैं। मान लीजिए आप ग्राउंड पर खड़े हो, ये मैं खड़ा हूँ ग्राउंड के ऊपर, ठीक है। और मेरे हाथ में एक बॉल है, ये मेरे हाथ में एक बॉल है। मैंने क्या किया, इस बॉल को ऊपर की तरफ फेंका, है, इस बॉल को मैं ऊपर की तरफ फेंकता हूँ, तो क्या होगा? हम किसी भी एक स्टार्टिंग वेलोसिटी से जब बॉल को ऊपर की तरफ फेंकेंगे, मान लीजिए स्टार्टिंग वेलोसिटी है, मान लीजिए u इक्वल्स टू 10 मीटर पर सेकेंड की स्टार्टिंग वेलोसिटी से मैं ऊपर की ओर फेंकता हूँ, तो क्या होगा कि बॉल है वो किसी एक हाइट h तक जाएगी, यहाँ मान लीजिए किसी एक हाइट h तक जाएगी, और उसके बाद में बॉल है वो रुक जाएगी। ऐसा ही होता है ना, यानी कि इसकी इनिशियल वेलोसिटी तो 10 मीटर पर सेकेंड है, और उसकी फाइनल वेलोसिटी है वो कितनी आ जाएगी? जीरो। फिर उसके बाद क्या होगा? यहाँ ऊपर हाइट पर जाने के बाद फिर जो अपनी बॉल है वो वापस नीचे की ओर आएगी, वापस नीचे की ओर आएगी और ग्राउंड से आकर टकरा जाएगी। ऐसा ही होगा ना। तो देखो यहाँ पर ऑब्जेक्ट का स्टार्टिंग वेलोसिटी कितनी है? 10 मीटर पर सेकेंड, और जो फाइनल वेलोसिटी कितनी है? जीरो। तो ऐसा क्या होता है कि जिसकी वजह से हमारा जो ऑब्जेक्ट है या हमारा जो भी बॉल है उसकी वेलोसिटी समय के साथ कम हो रही है? तो यहाँ पर हम देखते हैं कि हमारी जो बॉल है, ये हमारी बॉल है, इसके ऊपर ऊपर की तरफ तो लग रहा है, इसकी जो स्टार्टिंग वेलोसिटी है उसकी वजह से इस डायरेक्शन में ये मूव कर रही है, परंतु डाउनवर्ड डायरेक्शन में क्या लग रहा है? इसका जो भी ग्रेविटेशनल एक्सीलरेशन है उसकी वजह से जो अपना एक फोर्स लग रहा है, ग्रेविटेशनल फोर्स, वो डाउनवर्ड डायरेक्शन में लगेगा, और स्टार्टिंग वेलोसिटी है वो अपवर्ड डायरेक्शन में लगेगी। यानी कि अगर हमारी कोई भी ऑब्जेक्ट है उसकी स्टार्टिंग वेलोसिटी है वो ऊपर की तरफ, और ग्रेविटेशनल एक्सीलरेशन वो डाउनवर्ड डायरेक्शन में है, यानी विपरीत डायरेक्शन में है, तो उससे क्या होगा? हमारे जो ऑब्जेक्ट है उसकी वेलोसिटी टाइम के साथ कम हो रही है। तो यहाँ पर वेलोसिटी है, आप देख रहे हो वी इनिशियल है वो तो है अपना 10 मीटर पर सेकेंड, और फाइनल है वो है जीरो। यानी कि यहाँ पर जो ग्रेविटेशनल एक्सीलरेशन है, गुरुत्वीय त्वरण है, वो क्या काम कर रहा है? समय के साथ हमारे जो ऑब्जेक्ट है उसकी वेलोसिटी डिक्रीज कर रहा है, वेलोसिटी डिक्रीज कर रहा है। तो यहाँ से अपनों ने दो प्रॉपर्टियां आप तक देख चुके हैं कि हमारा जो एक्सीलरेशन है वो किसी भी ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी है
उसको इंक्रीज कर सकता है, और दूसरा क्या है कि हमारा जो एक्सीलरेशन है वो किसी भी ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी है उसको डिक्रीज कर सकता है। ठीक है, एक एग्जांपल और देखते हैं। ये है हमारी प्यारी धरती, ये अर्थ है अपनी, प्यारी धरती माँ हो गई अपनी, और ये इसके चारों तरफ ये अपने चंदा मामा दूर के हो गए। तो ये हमारा जो मून है वो अर्थ के चारों तरफ कोई भी एक मान लीजिए पाथ के अंदर ये ट्रेवल कर रहा है, ये पाथ में ट्रेवल कर रहा है। तो किसी भी समय मान लीजिए इसकी वेलोसिटी है, उसकी डायरेक्शन कौन सी होगी, डायरेक्शन मान लीजिए ये है वेलोसिटी की डायरेक्शन, हमेशा टेंजेंशियल डायरेक्शन में होती है, स्पर्श रेखीय दिशा के अंदर होती है। जब हमारा चांद है यहाँ पर पहुंचेगा, अब इसके ऊपर वेलोसिटी की डायरेक्शन कौन सी होगी, वेलोसिटी की डायरेक्शन ये होगी। जब हमारा मून है वो यहाँ पर पहुंचेगा, तो इस पर वेलोसिटी की डायरेक्शन कौन सी होगी। तो यहाँ पर जो मून है उसकी वेलोसिटी की डायरेक्शन है वो हर समय चेंज हो रही है ना रोटेशन के अंदर। तो ये डायरेक्शन को चेंज कौन कर रहा है, डायरेक्शन को चेंज करने के लिए भी कोई ना कोई फैक्टर काम करेगा। तो देखिए, सबसे पहले मून को यानी कि हमारे जो चांद है उसको घूमने के लिए जो भी फोर्स है वो इसकी वजह से आता है। बल किस तरह का लग रहा है, कोई भी हम जानते हैं कोई भी दो द्रव्यमान है m1 और m2, उनके बीच में किस तरह का फोर्स लगता है, हम जानते हैं ग्रेविटेशनल फोर्स लगता है। ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से ये मून है वो एक रोटेशन मोशन है वो कर रहा है यहाँ पर। ठीक है, और इसकी जो भी डायरेक्शन है वेलोसिटी की वो हर समय चेंज हो रही है। वो किसकी वजह से चेंज हो रही है, क्योंकि हमारे ग्रेविटेशनल एक्सीलरेशन की वजह से ये सब चेंज हो रही है। यहाँ पर जो भी एक्सीलरेशन काम कर रहा है वो हर समय इसकी डायरेक्शन चेंज कर रहा है। तो हमने जो एक्सीलरेशन है उसकी तीन तरह की प्रॉपर्टीज है वो जान चुके हैं कि एक्सीलरेशन है वो क्या करता है। सबसे पहला काम जो करता है, वेलोसिटी है उसको इंक्रीज करता है, यानी कि वेग को बढ़ाता है, वेग को बढ़ा सकता है, यानी कि इंक्रीज इन वेलोसिटी। सेकंड क्या कर सकता है, डिक्रीज इन वेलोसिटी। और थर्ड क्या कर सकता है, चेंज इन डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी, चेंज इन डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी। दोस्तों एक्सीलरेशन की कुछ और इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज है जिनको भी हम देख लेते हैं। मान लेते हैं कोई एक हमारे पास पत्थर है जिसका कोई भी द्रव्यमान m है, उसको किसी रस्सी से बांध कर हम उसको जब घुमाते हैं, यानी उसको एक सर्कुलर मोशन में जब उसको घुमाते हैं तो क्या होगा, हमारा जब पत्थर है वो किसी भी मान लीजिए एक वेलोसिटी के साथ इस डायरेक्शन में मूव करेगा। तो क्या होगा, इस वेलोसिटी की हर जगह जब पत्थर अपना यहाँ होगा तो वेलोसिटी की डायरेक्शन ये है, जब पत्थर अपना यहाँ मौजूद होगा तो वेलोसिटी की डायरेक्शन है वो इधर वाली साइड आएगी, जब पत्थर हमारा यहाँ होगा तो वेलोसिटी की डायरेक्शन इस डायरेक्शन में होगी। यानी कि एक सर्कुलर मोशन के अंदर जो अपना सर्कुलर मोशन है उसके अंदर हमारा जो ऑब्जेक्ट है उसकी डायरेक्शन है वो हर समय चेंज होती रहती है, डायरेक्शन ऑफ मोशन चेंज होती है। ठीक है, परंतु उसका जो मोशन में वेलोसिटी है, वेलोसिटी टाइम के साथ चेंज हो रही है, नहीं हो रही, वेलोसिटी है वो इक्वल बनी रहती है। जो भी सर्कुलर मोशन होता है उसके अंदर वेलोसिटी है उसमें नो चेंज, नो चेंज, बट डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी, डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी विल बी चेंज। ठीक है ना, डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी चेंज। ठीक है, इसी प्रकार से हम कोई भी एक ऑब्जेक्ट है उसको ऊपर की तरफ उछालते हैं, यानी कि ऊर्ध्वाधर ऊपर की ओर वर्टिकल डायरेक्शन में जब उछालते हैं तो उसका जो भी मोशन होगा ये किसी भी वेलोसिटी से ऊपर नीचे से ऊपर की तरफ जाएगी और फिर ऊपर से नीचे की तरफ आएगी। या अपना जो एप्पल ट्री था उसके ऊपर जो भी हमारा एप्पल लगा हुआ था वो डाउनवर्ड डायरेक्शन में जा रहा है, यानी जो भी अपनी वर्टिकल डायरेक्शन में जो भी मोशन हो रहा है तो उसमें ग्रेविटेशनल फोर्स यानी कि फोर्स कौन से डायरेक्शन में लगता है, सिर्फ डाउनवर्ड डायरेक्शन में लगता है। ठीक है ना,
तो इस वजह से इसमें जो सिर्फ क्या चेंज होगा, इसमें वेलोसिटी है जो अपनी वो इंक्रीज होगी। देखो जब नीचे से ऊपर की तरफ जा रही है तब तो डिक्रीज हो रही है, और जब ऊपर से नीचे की तरफ आ रही है तो इंक्रीज हो रही है। तो अपने क्या कहेंगे, वेलोसिटी इंक्रीज और डिक्रीज, और बट डायरेक्शन नो चेंज। यानी कि हमारी वेलोसिटी है उसकी डायरेक्शन में कोई चेंज नहीं आता, सिर्फ उस वेलोसिटी है उसका जो मैग्नीट्यूड है वो चेंज हो रहा है। यहाँ भी मैग्नीट्यूड, इसमें मैग्नीट्यूड चेंज नहीं होगा और इसमें मैग्नीट्यूड चेंज होगा। ठीक है, जो अपना सर्कुलर मोशन उसमें अपना जो इस लेसन लगता है उसकी डायरेक्शन कौन सी होती है, यहाँ। ठीक है, और जो वेलोसिटी है वो जा रही है इधर, यानी कि वेलोसिटी और एक्सीलरेशन में कितने डिग्री का एंगल है, 90 डिग्री का एंगल है। और जबकि यहाँ पर क्या होगा, या तो वेलोसिटी है जब ऊपर की तरफ जा रही है, वेलोसिटी ऊपर की तरफ है, तब हमारा एक्सीलरेशन लग रहा है अपना डाउनवर्ड डायरेक्शन में। यहाँ इस पॉइंट के ऊपर देखें तो हमारा जो भी ऑब्जेक्ट है उसकी वेलोसिटी है वो डाउनवर्ड डायरेक्शन में है, तो और एक्सीलरेशन है वो भी डाउनवर्ड डायरेक्शन में। तो यहाँ पर एक्सीलरेशन लगेगा वो या तो समान दिशा में लगेगा या विपरीत दिशा में, इन द डायरेक्शन और एंटी डायरेक्शन। ठीक है, इसी प्रकार हम एक और मोशन की बात करते हैं दोस्तों, भी एक एग्जांपल और हम ले रहे हैं जिसमें हम बात करते हैं प्रोजेक्टाइल मोशन के। प्रोजेक्टाइल मोशन में हमने क्या देखा है कि जब भी हम किसी भी ऑब्जेक्ट को किसी भी एक स्टार्टिंग वेलोसिटी मान लीजिए यू से क्षितिज के साथ किसी भी एक एंगल थीटा के ऊपर उसको प्रोजेक्ट करते हैं, ठीक है, तो हमारी जो भी ऑब्जेक्ट है वो एक प्रोजेक्टाइल मोशन करती है। तो इस मोशन के किसी भी टाइम पीरियड के ऊपर मान लीजिए किसी टाइम पीरियड में ऑब्जेक्ट अपना यहाँ मौजूद है, तो उसकी वेलोसिटी किस डायरेक्शन में होगी, इस डायरेक्शन में होगी। किसी समय मान लीजिए हमारा जो ऑब्जेक्ट है वो यहाँ मौजूद है, तो इस पर जो वेलोसिटी की डायरेक्शन होगी वो कौन सी होगी, ये डायरेक्शन है। ठीक है, और यहाँ पर जब ग्राउंड से वापस टकराएगा तब वेलोसिटी की डायरेक्शन होगी ये। यानी कि हम क्या देख रहे हैं कि हमारा जो ऑब्जेक्ट है उसकी डायरेक्शन हर वक्त चेंज हो रही है, यानी डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ मोशन ये चेंज हो रही है। ठीक है, सेकंड हम क्या देख रहे हैं, देखिए इसके दो कंपोनेंट हमने उस वक्त लिए, हमने प्रोजेक्टाइल मोशन में देखा था इसके दो कंपोनेंट आते हैं, एक कंपोनेंट इस डायरेक्शन में होगा यू कोस थीटा, दूसरा कंपोनेंट इस साइड था यू साइन थीटा। हम देखते हैं कि पूरे मोशन के दौरान जो यू कोस थीटा है वो तो नो चेंज होता है, यानी परिवर्तित ही नहीं होता, बट अपना यू साइन थीटा है उसकी वैल्यू चेंज होती है। और हमने देखा था जब पार्टिकल अपना यहाँ मान लीजिए ये पॉइंट ए है, इस ए पॉइंट से जब यहाँ पर टॉप बिंदु मान लीजिए बी पॉइंट तक पहुँचता है, तो इस बी बिंदु पर जब हमारा पार्टिकल पहुँचता है तो यहाँ पर इसका जो यू साइन थीटा है, यानी कि जो ऊर्ध्वाधर दिशा के अंदर जो वेग का कंपोनेंट है वो जीरो हो जाता है, जबकि इसका सिर्फ एक इसी डायरेक्शन में क्षैतिज दिशा में ही एक कंपोनेंट रहता है। हमने पढ़ा है ना, तो वेलोसिटी में चेंज हो रहा है, यहाँ पर इसका जो वेलोसिटी है यू साइन थीटा था ऊर्ध्वाधर दिशा में, और यहाँ पर यू साइन थीटा जीरो हो रहा है, यानी कि यू इनिशियल आप क्या कहोगे वाई डायरेक्शन में यू साइन थीटा, और यू फाइनल कितना है, यू फाइनल कितना है वाई डायरेक्शन में जीरो। तो आप तीन तरह के कंक्लूजन के ऊपर निकल रहे हो कि भाई अगर अपना सर्कुलर मोशन है तो सर्कुलर मोशन में एक्सीलरेशन है वो कौन सी एक्सीलरेशन है वो वेलोसिटी के साथ 90 डिग्री का एंगल बनाता है, और उसमें हमारा जो भी वेलोसिटी है उसका डायरेक्शन चेंज होता है पर मैग्नीट्यूड चेंज नहीं होता। जबकि हमारा दूसरा केस था जिसमें हम वर्टिकल डायरेक्शन में किसी भी ऑब्जेक्ट को फेंकते हैं, तो चाहे वो वेलोसिटी की अगर डायरेक्शन में अगर अपना एक्सीलरेशन लग रहा है तो वो क्या करेगा, उसको बढ़ा देगा, अगर एंटी डायरेक्शन में लग रहा है तो उसको घटा देगा, परंतु डायरेक्शन में चेंज नहीं आता है। प्रोजेक्टाइल मोशन में हम क्या देखते हैं, प्रोजेक्टाइल मोशन में देखते हैं कि जो भी मोशन है मोशन की डायरेक्शन भी चेंज हो रही है और मोशन का जो मैग्नीट्यूड है वो भी चेंज हो रहा है, चेंज इन वेलोसिटी, चेंज इन वेलोसिटी यानी वेलोसिटी है उसका मैग्नीट्यूड भी चेंज हो रहा है, परिमाण भी चेंज हो रहा है और दिशा भी चेंज हो रही है, दोनों चीजें चेंज हो रही है इसमें प्रोजेक्टाइल मोशन।
ठीक है, तो ये आपको याद रखना है। इसके अलावा अपना क्या होता है एक्सीलरेशन की प्रॉपर्टी, देखिए हमने पढ़ा है कि अपना डिस्प्लेसमेंट है, डिस्प्लेसमेंट के बारे में पढ़ा आपने। डिस्प्लेसमेंट हमने देखा है कि वो जीरो हो सकता है, पॉजिटिव हो सकता है और नेगेटिव हो सकता है। हमने वेलोसिटी के बारे में पढ़ा है कि हमारी जो वेलोसिटी है वो जीरो हो सकती है, पॉजिटिव हो सकती है और नेगेटिव हो सकती है। इसी प्रकार से हम देख रहे हैं एक्सीलरेशन के बारे में। एक्सीलरेशन क्या होता है हमारा, ये भी जीरो हो सकता है, पॉजिटिव हो सकता है और नेगेटिव हो सकता है। तो इसके आधार पर हम एक्सीलरेशन को 3 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं कि पॉजिटिव एक्सीलरेशन है वो हमें क्या डिनोट करेगा, नेगेटिव एक्सीलरेशन है वो क्या डिनोट करेगा और जीरो एक्सीलरेशन है वो क्या डिनोट करेगा। को थोड़ा सा समझ लेते हैं। देखिए अगर एक्सीलरेशन जीरो है, जीरो का मतलब क्या है कि हमारा जो भी ऑब्जेक्ट है वो एक कांस्टेंट वेलोसिटी के साथ मूव कर रहा है। मान लीजिए हमारा जो ऑब्जेक्ट है वो स्टार्टिंग में 5 मीटर पर सेकेंड की रफ्तार से जा रहा है, ठीक है। इस पर एक्सीलरेशन जीरो लग रहा है, यानी कि कोई एक्सटर्नल फैक्टर काम नहीं कर रहा है। तो क्या होगा, हमारा ऑब्जेक्ट है वो 5 मीटर पर सेकेंड की रफ्तार से ही चला जाएगा, कोई चेंज नहीं होगा। आपकी जो भी न्यूटन का जो पेड़ है उस पर जो एप्पल लगे हैं, ये एप्पल रखे हैं, अगर इसके ऊपर कोई भी गुरुत्वाकर्षण बल नहीं लगता, अगर कोई भी ग्रेविटेशनल फोर्स नहीं लगता, तो क्या ये एप्पल हमारा अर्थ पर आता? बिल्कुल नहीं आता। इसकी स्टार्टिंग वेलोसिटी है यू इनिशियल अगर जीरो है तो जीरो ही रहती है। हम स्पेस में देखते हैं, स्पेस के अंदर कोई ग्रेविटेशनल फोर्स काम नहीं करता। उसकी वजह से आपने नासा की कोई भी स्पेस वीडियो देखिएगा, उसमें चाहे वाटर ड्रॉप हो या कोई भी चीज़ हो, वो वैसे ही स्पेस में मूव करती, कहीं मूव नहीं करती। क्यों नहीं मूव करती? क्योंकि वहां पर अपना जो एक्सीलरेशन है वो जीरो है। इसको आप देखिएगा, स्पेस वाली वीडियोस जरूर देखिएगा, उसमें हम कोई भी एक वाटर ड्रॉप है उसको अपने हैंड से थोड़ा सा भी उसको अगर मूव करवा देते हैं तो वाटर ड्रॉप है वो उसी वेलोसिटी के साथ आगे की तरफ मूव करती रहती है, ठीक है। तो सबसे पहले अपने क्या देख रहे हैं कि एक्सीलरेशन है अगर वो जीरो है, तो जीरो का मतलब क्या है कि हमारा जो ऑब्जेक्ट है वो कांस्टेंट वेलोसिटी के साथ जा रहा है, कांस्टेंट वेलोसिटी, ठीक है। कहीं पर अगर अपने पास में आ रहा है कि एक्सीलरेशन है वो पॉजिटिव है, पॉजिटिव एक्सीलरेशन क्या डिनोट करता है कि हमारा जो ऑब्जेक्ट है उसकी वेलोसिटी टाइम के साथ इंक्रीज हो रही है, टाइम के साथ इंक्रीज हो रही है, तो अपने क्या कहेंगे, इंक्रीज इन वेलोसिटी। अगर हम कहीं पे लिखते हैं कि हमारा जो एक्सीलरेशन है वो नेगेटिव है, नेगेटिव का मतलब क्या है, डिक्रीज इन वेलोसिटी, डिक्रीज इन, यानी कि समय के साथ हमारे जो ऑब्जेक्ट है उसकी वेलोसिटी कम हो रही है, ठीक है। इसको मैं नीचे वाली आप कुछ वीडियो है, इस वीडियो के माध्यम से भी उसके मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन के बारे में। तो जो अपना एक्सीलरेशन है उसको हम डिनोट करते हैं ए वेक्टर से, ठीक है। हमने डेफिनेशन अभी तक क्या देखी है, एक्सीलरेशन हमारा क्या होता है कि कोई भी ऑब्जेक्ट है उसकी जो वेलोसिटी है उसमें चेंज कर देता है, यानी कि हमारा कोई भी ऑब्जेक्ट है उसकी अगर स्टार्टिंग वेलोसिटी है वो मान लीजिए, ऑब्जेक्ट गाड़ी ले लेते हैं एक, ये हमारा ऑब्जेक्ट है कार, ठीक है। इसकी स्टार्टिंग वेलोसिटी मान लीजिए 5 मीटर पर सेकेंड है और इस पर कोई भी एक एक्सीलरेशन ए लग रहा है जिसकी वजह से इसकी किसी भी समय पर जो एक्सीलरेशन है वो इसकी वेलोसिटी है वो चेंज होकर कितनी हो जाती है, 5 से मान लीजिए 20 मीटर पर सेकेंड हो जाती है, ठीक है। ये स्टार्टिंग वेलोसिटी है वी इनिशियल और ये फाइनल वेलोसिटी, और ये वेलोसिटी में जो चेंज हो रहा है इसमें टाइम कितना लग रहा है, मान लीजिए स्टार्टिंग में टाइम है t1 और बाद में टाइम हो जाता है t2, तो एक्सीलरेशन क्या हो जाएगा, एक्सीलरेशन हो जाएगा हम जानते हैं पर यूनिट टाइम पीरियड के अंदर जो अपनी वेलोसिटी में चेंज हो रहा है उसी को तो एक्सीलरेशन बोला अपनों ने, तो क्या हो जाएगा
v फाइनल माइनस v इनिशियल अपॉन t2 माइनस t1। ठीक है, ये आपने देखा है कि मैंने ऑलरेडी यहाँ पे लगा चुका हूँ मैं एक्सेलरेशन के ऊपर ये वेक्टर फॉर्म के। ये किस वजह से लगाया है? क्योंकि हम जानते हैं हमारी जो वेलोसिटी है वो एक वेक्टर क्वांटिटी है, वेलोसिटी है वो एक वेक्टर है, तो हमारा जो एक्सेलरेशन है वो भी एक वेक्टर क्वांटिटी हो। ठीक है, तो इसको थोड़ा सा और आगे शॉर्ट फॉर्म के अंदर लिख लेते हैं। तो इस एग्जाम्पल में हमने क्या देखा है, वी फाइनल माइनस वी इनिशियल करेंगे तो आपके पास में क्या आ जाएगा, 20 माइनस 5 इक्वल्स टू क्या आ जाएगा, 15 मीटर पर सेकेंड, 15 मीटर पर सेकेंड आता है। और यहाँ T2 माइनस T1 करेंगे, मान लीजिए यहाँ पर 5 सेकेंड है और यहाँ पर T2 है वो मान लीजिए 10 15 30 सेकेंड मान लो, तो ये T2 माइनस T1 करेंगे, ये कितना आ जाएगा, 25 सेकेंड। यानी 25 सेकेंड के अंदर हमारा जो कार है उसकी जो वेलोसिटी है उसमें कितना इंक्रीज आ रहा है, 15 मीटर पर सेकेंड का इंक्रीज हो रहा है। तो इसे हम मान लेते हैं v से डिनोट कर रहा हूँ और मैं इसे t से डिनोट कर रहा हूँ। आप इसे v वेक्टर बाई t से दिखा सकते हो, तो ये शॉर्ट फॉर्म में इस तरह से दिखाया जा सकता है। अब बात करते हैं यूनिट के बारे में। तो देखिए हमने पढ़ा है पिछले लेक्चर में कि हमारी जो वेलोसिटी है उसकी यूनिट क्या होती है। वेलोसिटी हमने पढ़ा है डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम की, डिस्प्लेसमेंट की यूनिट क्या है, मीटर, टाइम की सेकंड। तो यहाँ से हमारे पास में क्या यूनिट आ गई इसकी, मीटर पर सेकंड, और यहाँ टाइम की सेकंड ही है। तो यहाँ पर अपना एक्सीलरेशन है उसकी यूनिट क्या आ जाएगी, मीटर पर सेकंड स्क्वायर के बराबर। ठीक है, ये यूनिट किस में आई है अपना, ये यूनिट अपने आई है एम के यूनिट पद्धति के अंदर, या ऐसा ही बोल दीजिए इसको। दूसरी एक सीजीएस में क्या होगी, सीजीएस में भी अगर इसकी यूनिट देखना चाहें तो एक्सीलरेशन की क्या यूनिट आ जाएगी, ए वेक्टर इक्वल्स टू सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वायर। ठीक है, कोई दिक्कत है इसमें, दिक्कत हो तो बताइएगा। इसके बाद में इसकी अभी विमा की बात करें, डायमेंशन की बात करें तो क्या आ जाएगा। देखो लास्ट वीडियो में हमने देखा था कि वेलोसिटी है, वेलोसिटी की कितनी विमा थी अपनी, विमा कितनी थी अपनी, एल टी माइनस वन थी, और यहाँ पर बटे में एक सेकंड और आ रहा है, तो यहाँ पर इसकी विमा कितनी आ जाएगी, विमा इसकी आ जाएगी यानी डायमेंशन इसका आ जाएगा एल टी माइनस दो, एल टी माइनस दो। इसको अभी बात करते हैं कि एक्सीलरेशन है वो कितने प्रकार का होता है। तो मेनली एक्सीलरेशन को हम 4 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। कौन कौन से 4 पार्ट्स है अपना, सबसे पहला जो अपना पार्ट है वो है अपना यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन यानी कि एक समान त्वरण। उसके बाद में है अपना नॉन यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन यानी कि असमान त्वरण हो गया। ठीक है, फिर इसके बाद है एवरेज एक्सीलरेशन यानी कि औसत त्वरण, और उसके बाद है इंस्टेंटेनियस एक्सीलरेशन यानी कि तात्क्षणिक त्वरण। तो इनको हम एग्जाम्पल लेकर इनको समझने का प्रयास करते हैं। तो सबसे पहले बात करें यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन क्या होता है। यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन का अगर मैं एक एग्जांपल देखूं तो सबसे अच्छा एग्जांपल क्या है, अपना जो भी न्यूटन का पेड़ है, जो अपना एप्पल ट्री, ये अपना एप्पल ट्री है, ये एप्पल ट्री है अपना, और इसके ऊपर खूब सारे एप्पल लगे हैं, अपने सिर्फ एक एप्पल से मतलब है, ये एक एप्पल है जो कि पेड़ से टूट जाता है और किसी समय डाउनवर्ड डायरेक्शन में मूव करता है। ठीक है, स्टार्टिंग वेलोसिटी कितनी है इसकी, v इक्वल्स टू 0। ठीक है, स्टार्टिंग में इस पे ग्रेविटेशनल एक्सीलरेशन कौन कितना लगेगा, g लगेगा, कौन सी डायरेक्शन में लगेगा, डाउनवर्ड डायरेक्शन में लगेगा, और इसकी वैल्यू कितनी होगी, g इक्वल्स टू 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। जब ये हमारी एप्पल है वो ग्राउंड पर आ जाएगी, ग्राउंड पर आ जाएगी, तो उस समय इसकी फाइनल वेलोसिटी क्या हो जाएगी, u फाइनल कुछ तो वेलोसिटी होगी यानी कि नॉन इक्वल टू 0 होगी। अब इस समय इसके ऊपर ग्रेविटेशनल एक्सीलरेशन कौन सी डायरेक्शन में लगेगा, इस डायरेक्शन में लगेगा, उस वैल्यू कितनी होगी 9.8 पर, यानी कि इस पूरे मोशन के दौरान पेड़ की टहनी से एप्पल के टूटने से लेकर उसके ग्राउंड तक आने के पूरे मोशन के दौरान इस पर जो अपना ग्रेविटेशनल एक्सीलरेशन जो लग रहा है उसकी डायरेक्शन कौन सी है, डाउनवर्ड डायरेक्शन में।
और उसका मैग्नीट्यूड कितना है 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। यानी कि किसी मोशन के दौरान अगर हमारा जो भी एक्सीलरेशन है उसका मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों चेंज नहीं हो रही है तो उसे हम क्या कहेंगे, यूनिफॉर्म। ऐसे यहाँ से हमें क्या कंक्लूजन मिला है कि डायरेक्शन एंड मैग्नीट्यूड ऑफ एक्सीलरेशन कांट चेंज विद टाइम। ठीक है, तो ये अपना यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन। दोस्तों अभी बात करते हैं हम नॉन यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन के बारे में, यानी कि हमारा असमान त्वरण होता क्या है। एक एग्जांपल से समझ लेते हैं। मान लीजिए कि हमारा एक रोलिंग कोस्टर है। इस रोलिंग कोस्टर ने कहाँ से चलना शुरू किया, ये मान लीजिए हमारा पॉइंट ए है, ए से चलना स्टार्ट करेगा। ये हमारा जो स्टार्टिंग में ये रोलिंग कोस्टर था, इसको इस ए पॉइंट से बी पॉइंट तक, इस बी पॉइंट तक जाने के लिए इसकी मोटर को कुछ काम करना पड़ेगा, तभी तो ये रोलिंग कोस्टर है वो आगे की तरफ जाएगा। तो इस पर एक्सीलरेशन है वो कौन सी डायरेक्शन में लगेगा, इसकी मोटर को एक्सीलरेशन यानी कि त्वरण है वो आगे की तरफ लगाना पड़ेगा, तभी ये ए से बी तक जाएगी। एक बार बी पर जाने के बाद अगर मोटर काम करना बंद भी कर दी तो कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि इसके बाद में हमारा गुरुत्वीय त्वरण लगना शुरू हो जाएगा। और गुरुत्वीय त्वरण की डायरेक्शन कौन सी होगी, डायरेक्शन में। ठीक है, अब ये यहाँ से इस पॉइंट से जब तक ये इस पॉइंट पर इसके सिमिलर यहाँ तक नहीं आ जाती है तब तक फिर से मोटर को कोई काम करना नहीं पड़ेगा। ठीक है, इस वापस मान लीजिए ये पॉइंट है सी, इस सी पॉइंट तक पहुंचने के बाद फिर इसकी मोटर को वापस काम करना पड़ेगा और उस पर कौन सी डायरेक्शन में एक्सीलरेशन लगेगा, ये रोलिंग कोस्टर पर इस डायरेक्शन पर एक्सीलरेशन लगाएगा, ये ए डायरेक्शन में लगेगा। जैसे ही ये इस पॉइंट तक पहुंचेगी, इस पॉइंट को क्या कहते हैं डी पॉइंट, डी पॉइंट तक पहुंचेगी, पहुंचने के बाद इस पर कोई भी एक्स्ट्रा फोर्स नहीं लगाना पड़ेगा, क्योंकि इसके बाद में जो हमारा रोलिंग कोस्टर होगा उसके ऊपर फिर से ग्रेविटेशनल फोर्स लगना शुरू हो जाएगा और ग्रेविटेशनल फोर्स इसको आगे की मोशन करवा देगा। तो इस पर ग्रेविटेशनल फोर्स कौन से लग रहा है, डायरेक्शन में। अब यहाँ से ये रोलिंग कोस्टर मूव करता हुआ पहुंच जाता है यहाँ पर। अब मान लीजिए यहाँ पर ये पॉइंट अपना मान लीजिए ई पॉइंट है, ये ई पॉइंट है। तो इस पॉइंट के ऊपर अगर इस रोलिंग कोस्टर को अपने को रोकना है, ठीक है, तो रोकना है तो इसका लिए क्या करेंगे, यहाँ से इस पॉइंट से इसके ऊपर ब्रेक लगाना शुरू करेगा। इस पॉइंट से यहाँ ब्रेक लगाएंगे तभी तो ई तक पहुँचते पहुँचते ये रुकेगी। तो यानी कि यहाँ से यहाँ तक के टाइम पीरियड के लिए, यहाँ से यहाँ तक के समय के लिए इस पर एक्सीलरेशन की डायरेक्शन कौन सी होगी, अपोजिट डायरेक्शन होगी, इस डायरेक्शन में लगेगा एक्सीलरेशन अपना। तो अपने क्या देख रहे हैं, अपने देख रहे हैं कि भाई अपना ए पॉइंट है, हमारा जो ए पॉइंट है, ए पॉइंट के ऊपर एक्सीलरेशन है वो कौन सी डायरेक्शन में लग रहा है, ए पॉइंट में लग रहा है इस डायरेक्शन में। हमारा जो बी पॉइंट है, ये वाला जो बी पॉइंट है, इस बी पॉइंट पर एक्सीलरेशन कौन सी डायरेक्शन में लगेगा, ग्रेविटेशनल एक्सीलरेशन डाउनवर्ड डायरेक्शन। ठीक है, फिर अपना सी पॉइंट है, सी पॉइंट पर एक्सीलरेशन कौन सी डायरेक्शन में लग रहा है, डायरेक्शन में। इसके बाद अपना ई पॉइंट है, ई पॉइंट पर एक्सीलरेशन कौन सी डायरेक्शन में लग रहा है, ये उसको रोकना है इसलिए इस डायरेक्शन में। यहाँ पर जरूरी नहीं है कि यहाँ पर मान लीजिए 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर का एक्सीलरेशन लगा रहा है, यहाँ पर हो सकता है जरूरत हमें सिर्फ 2 से कम की पड़े, यानी कि 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर का अगर एक्सीलरेशन लगा दे तो भी लग जाए। यहाँ पर इसको एकदम तेजी से ब्रेक लगाना तो हो सकता है 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर का मंदक लगा रहा हूँ। तो यहाँ पर इस पूरे मोशन के अंदर अपने क्या देख रहे हैं कि जो मैग्नीट्यूड है, मैग्नीट्यूड ऑफ एक्सीलरेशन एंड डायरेक्शन ऑफ एक्सीलरेशन, डायरेक्शन ऑफ एक्सीलरेशन दोनों चेंज हो रही है। क्या हो रही है, दोनों चेंज हो रही है विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, टाइम के साथ मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों चेंज हो रही है। ठीक है, इसके बाद बात करते हैं कि हमारी इंस्टेंटेनियस एक्सीलरेशन और एवरेज एक्सीलरेशन क्या होता है। तो पहले इंस्टेंटेनियस यानी कि तात्क्षणिक एक्सीलरेशन वो देख लेते हैं। कोई भी ऑब्जेक्ट हमारा मोशन कर रहा है तो उस मोशन के दौरान किसी भी टाइम पीरियड के ऊपर जो उस पर एक्सीलरेशन लग रहा है वो क्या कहलाता है,
इंस्टेंटेनियस एसिलेशन, इसको अपने किड इससे डिनोट करते हैं, AINS से डिनोट करते हैं, ठीक है। और अपना एवरेज एसिलेशन है उसको किससे डिनोट करेंगे, ए वेक्टर है तो इसको वेक्टर में इस तरह से दिखा देंगे, ठीक है। तो इंस्टेंटेनियस एसिलेशन क्या होता है, किसी भी टाइम के ऊपर जो हमारा ऑब्जेक्ट है उसका एसिलेशन क्या कहलाता है। तो डेफिनेशन क्या लिखोगे कि इंस्टेंटेनियस एसिलेशन क्या होता है कि मोशन के दौरान यानी ड्यूरिंग द मोशन जो एसिलेशन एट ए स्पेसिफिक टाइम, कोई भी स्पेसिफिक टाइम के ऊपर, जैसे मान लेते हैं हमारा कोई भी ऑब्जेक्ट है या गाड़ी, मान लीजिए ये हमारी गाड़ी है, ये चाइनीज बन, ऐसे मान लीजिए पॉइंट ए से चलना शुरू करते हैं, यहाँ पर पॉइंट ए है, यहाँ से चलना शुरू करती है और कहाँ तक चल के जा रही है, पॉइंट बी तक जा रही है, ठीक है। यहाँ पर मान लीजिए इसका स्टार्टिंग वेलोसिटी है, मान लीजिए यू इनिशियल है, वो कितना है 5 मीटर पर सेकेंड, और ये यहाँ से जब बी पर पहुँचती है, तो बी पहुँचती है तो इसकी वेलोसिटी कितनी हो जाती है, यू फाइनल इक्वल्स टू मान लीजिए 10 मीटर पर सेकेंड। तो यहाँ से ए बिंदु से बी बिंदु तक जाते समय इसकी वेलोसिटी वो टाइम के साथ चेंज हो रही है, टाइम के साथ चेंज हो रही है, तो चेंज कौन कर रहा है, कोई ना कोई यहाँ पर एसिलेशन है वो लग रहा है, तभी तो चेंज हो रही है, यहाँ कोई ना कोई एसिलेशन लग रहा है जो कि इसकी वेलोसिटी को चेंज कर रहा है। एसिलेशन मान लेते हैं कितना है, 2 मीटर पर सेकेंड। थोड़ा सा मैं और इसको इंटरेस्टिंग वे में दिखा देता हूँ कि मान लीजिए शुरुआत का ए से, यहाँ पर मान लीजिए एक सी पॉइंट है और एक डी पॉइंट, ए से सी तक जाने के लिए जो हमारा ऑब्जेक्ट है यानी कि अपनी जो कार है उस पर एसिलेशन कितना लग रहा है, 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, स्क्वायर लगाइएगा। फिर उसके बाद में सी से डी तक जाने के लिए इस पर एसिलेशन कितना लगता है, 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर का, और डी से बी तक जाने के लिए इस पर एसिलेशन कितना लगता है, मान लीजिए 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर के लिए। और ये कितने समय के लिए लग रहा है, ये T1 समय के लिए लग रहा है, ये T2 समय के लिए, और ये T3 समय के लिए। तो आपका इंस्टेंटेनियस एसिलेशन क्या होगा कि आपसे पूछ लिया जाए कि भाई इनकी वैल्यू भी रख लो, 2 सेकंड के लिए, 4 सेकंड के लिए, और यहाँ पर रख लीजिए मान लीजिए 5 सेकंड। तो आपसे पूछ लिया जाए जब कण ने यहाँ से ए से चलना शुरू किया, तो चलना शुरू करने के पश्चात T=2 सेकंड पर कण का इंस्टेंटेनियस एसिलेशन क्या होगा। तो जब कण ने चलना यहाँ से शुरू किया और 2 सेकंड बाद कण कहाँ पर है, क्योंकि देखो स्टार्टिंग के 2 सेकंड तक यहाँ चलता है, तो हम देखते हैं कि शुरुआत के 2 सेकंड किस एसिलेशन के साथ चल रहा है, 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर के हिसाब से। अपने क्या कहेंगे कि शुरुआत के 2 सेकंड में इसका एसिलेशन 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है, तो इंस्टेंटेनियस एसिलेशन कितना हो जाएगा, 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अब क्वेश्चन में आपसे पूछ लिया T=3 सेकंड के ऊपर कण का इंस्टेंटेनियस एसिलेशन क्या होगा। तो कण ने चलना यहाँ से शुरू किया और 3 सेकंड बाद कण कहाँ पर होगा, 2 सेकंड बाद सी पर, 3 सेकंड बाद यहाँ पर कुछ होगा, 3 सेकंड बाद कण यहाँ पर कुछ होगा। तो इस वक्त इसका एसिलेशन कितना हो जाएगा, इस वक्त एसिलेशन कितना लग रहा है, 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो यहाँ पर इंस्टेंटेनियस एसिलेशन कितना हो जाएगा, 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अब कण अपना पहुंच गया मान लीजिए डी से बी के मध्य, तो आपसे पूछ लिया जाए जैसे T=7 सेकंड के ऊपर, यानी 7वें सेकंड के ऊपर, 7वें सेकंड, यहाँ से 30वें सेकंड के, ठीक है। 7वें सेकंड पर कण का क्या है, तो आप क्या कहोगे, 7 सेकंड बाद कण कहाँ होगा, 2 सेकंड बाद सी पर, फिर इसके बाद 4 सेकंड लगे उसको डी तक पहुंचने पर, तो 7वें सेकंड में कण अपना मौजूद होगा यहाँ पर। तो इस वक्त एसिलेशन क्या लग रहा है, 4 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। आप जब भी कोई गाड़ी वगैरह चलाते हो तो गाड़ी का जो मीटर देखा होगा, स्पीडोमीटर आपने देखा होगा, तो उसके ऊपर आपकी जो वेलोसिटी दिखा रहा है वो क्या वेलोसिटी दिखा रहा है, वो आपके दिखाता है इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी क्यों, क्योंकि जैसे ही आप उसकी रेस से पैर हटाते हो तो वेलोसिटी कम हो जाती है,
जैसे ही आप उसके रेस के ऊपर वापस पे रखते हो तो स्पीड जैसे ही बढ़ती है तो वो आपको क्या है, उस क्षण की वेलोसिटी दिखा रहा है। तो हमेशा स्पीडोमीटर आपको दिखाता है इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। इसी प्रकार से किसी क्षण के ऊपर जो त्वरण आता है वो आपका इंस्टेंटेनियस एक्सीलरेशन। दोस्तों अभी बात करते हैं कि हमारे जो इंस्टेंटेनियस एक्सीलरेशन है उसका मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन क्या होता है। तो मान लेते हैं कि एक ग्राफ के थ्रू मैं इसको समझाना चाहता हूँ। डिटेल में इसके ऊपर हम नेक्स्ट वीडियो में स्टडी करेंगे। अभी सिर्फ मैं इसका मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन समझाने के लिए आपको ग्राफ बता रहा हूँ। मान लीजिए अपना वेलोसिटी और टाइम के अंदर एक ये ग्राफ है, ठीक है। समय के साथ जो पार्टिकल है या अपना जो भी ऑब्जेक्ट है उसकी वेलोसिटी है वो चेंज हो रही है, उसको मैं एक ग्राफ के फॉर्म में इस तरह से दिखा रहा हूँ। अब आपसे पूछ लिया जाए कि किसी भी टाइम के ऊपर हमारा जो ऑब्जेक्ट है उसकी वेलोसिटी क्या है, तो हम उस टाइम पीरियड के ऊपर उसकी वेलोसिटी आसानी से कैलकुलेट कर सकते हो ना। मान लीजिए टी इक्वल्स टू, ये मान लीजिए 5 सेकेंड के। अब ये जो ग्राफ बन रहा है, ये जो वक्र बन रहा है, तो इसके किसी भी पॉइंट के ऊपर हम एक टेंजेंशियल लाइन यानी स्पर्श रेखा खींचेंगे तो वो स्पर्श रेखा आपको क्या डिनोट करेगी, स्पर्श रेखा आपको डिनोट करेगी उस पॉइंट के ऊपर एक्सीलरेशन के बारे में, ठीक है। इसको डिटेल में हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। अभी आप सिर्फ ये समझ लीजिए कि इसके किसी भी पॉइंट के ऊपर जब हम स्पर्श रेखा खींचते हैं तो वो अपने को क्या डिनोट करती है, उस पॉइंट के ऊपर एक्सीलरेशन को डिनोट करती है। तो एक्सीलरेशन है वो आपका क्या आता है, ev/dt। ये किसी एक फिक्स टाइम के ऊपर दिखा रहा है, इसलिए ये अपना इंस्टेंटेनियस एक्सीलरेशन, ठीक है, इंस्टेंटेनियस एक्सीलरेशन हो गया। तो आप क्या दिखाओगे, ए एस इक्वल्स टू ev/dt। और हम क्या जानते हैं, हम जानते हैं कि वेलोसिटी है वो किसके बराबर होती है ds/dt के। हम जब जो डिस्प्लेसमेंट और टाइम के बीच में जब ग्राफ बनाते हैं और उसके किसी भी पॉइंट के ऊपर जब हम टेंजेंशियल लाइन खींचते हैं तो वो अपने को किसको बताती है, वेलोसिटी को, ठीक है ना। आप इसको इक्वेशन 1 बोल दीजिए और इसको इक्वेशन 2 बोल दीजिए। जब इक्वेशन 2 से 1 में वैल्यू रखेंगे तो अपने पास में एक्सीलरेशन की वैल्यू क्या आ जाएगी, d²s/dt², ठीक है। एक रिलेशन और है, अब वापस इक्वेशन, ये तो आप याद रखना ही रखना है, इसके अलावा एक रिलेशन और देखते हैं क्या रहेगा। हम जानते हैं v इक्वल्स टू ds/dt और a है वो किसके बराबर है, dv/dt। अगर इसमें मैं ऊपर और नीचे ds से मल्टीप्लाई करके लिख दूं तो क्या कोई दिक्कत है अपने को, नहीं है ना। तो यहाँ से हम क्या बोल सकते हैं कि dv/ds है वो क्या मैं इसके बराबर लिख सकता हूँ ds/dt के, इसमें कोई इश्यू अपने को। तो यहाँ से ये ds/dt किसके बराबर हो गया, v के बराबर हो गया। तो अपने इसको क्या इस फॉर्म में रख सकते हैं, v dv/ds इतना एक्सीलरेशन है। तो एक्सीलरेशन में आपको ये 3 फॉर्मूले हैं याद रखने हैं, क्योंकि अपने जब इसके न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे तो बड़ा ही अपने लिए हेल्पफुल हो। सबसे पहले क्या है, एक्सीलरेशन है वो किसके बराबर होता है, चेंज इन वेलोसिटी बाय चेंज इन टाइम की। दूसरा, इसको डिस्प्लेसमेंट के फॉर्म में रखेंगे तो d²s/dt² के फॉर्म में आ जाएगा। इसके अलावा एक और कौन सा आ जाएगा, v dv/, बहुत इंपॉर्टेंट याद रखना है। अब बात करते हैं एवरेज एक्सीलरेशन। तो एवरेज एक्सीलरेशन को भी हम इसी एग्जांपल से देख लेते हैं कि मान लीजिए कि ए से सी तक जाने के लिए इसका 2 मीटर पर सेकेंड का एक्सीलरेशन लग रहा है, सी से डी के लिए 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर का, और डी से बी तक जाने का 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर का। तो टाइम पीरियड आपको दे रखा है, तो आपसे क्वेश्चन में पूछा जा सकता है कि पार्टिकल को ए से बी तक जाने में जो टोटल ये मोशन लग रहा है, इस मोशन के अंदर जो इसका एवरेज एक्सीलरेशन क्या है, एवरेज एक्सीलरेशन है वो क्या है, फाइंड करो उसको, ठीक है। तो इसका एवरेज एक्सीलरेशन है वो किस तरह से कैलकुलेट करेंगे हम, तो एवरेज एक्सीलरेशन कैलकुलेट करने के लिए हमें क्या करना चाहिएगा, एवरेज एक्सीलरेशन का पहले फॉर्मूला क्या होता है,
तो देखो चेंज इन वेलोसिटी बाय चेंज इन टाइम, नहीं तो अपना एक्सीलरेशन का फॉर्मूलेशन है, यही अपना एवरेज एक्सीलरेशन के लिए रहेगा। देखो सबसे पहले चेंज इन वेलोसिटी कितना हो रहा है, मान लीजिए सबसे पहले यहाँ से ए से सी तक जाने के लिए इसकी जो वेलोसिटी वो कितनी रहती है, मान लेते हैं v1। फिर सी से डी के लिए v2, डी से बी के लिए v3, और इसमें टाइम कितना लग रहा है t1 प्लस t2 प्लस t3, यही है ना, ये अपना वी एवरेज का फॉर्मूला। इसको आपको कोरिलेट करना है अगर याद रखने के हिसाब से, तो हमने क्या किया था, एवरेज वेलोसिटी जब कर रहे थे तो हमने देखा था टोटल डिस्प्लेसमेंट बाय टोटल टाइम, तो वहाँ अपनों ने लिया था s1 प्लस s2 प्लस 3 बाय टाइम कितना था t1 प्लस t2 प्लस t3। तो यहाँ जब एक्सीलरेशन की बात कर रहे हैं तो हम डिस्प्लेसमेंट की जगह वेलोसिटी लगा देंगे, कंफ्यूज नहीं होना है। फॉर्मुलेशन को आपस में कोरिलेट कीजिएगा ताकि आपके लिए रिमाइंड करना आसान हो जाए, ठीक है। यहाँ इस प्रॉब्लम के अंदर अपने क्वेश्चन में अपने पास एक प्रॉब्लम आ रही है, क्या प्रॉब्लम आ रही है कि यहाँ पर अपने वेलोसिटी नहीं दे रखी, यहाँ क्या दे रखा है, एक्सीलरेशन दे रखा है। तो यहाँ एक्सीलरेशन को हम वेलोसिटी की फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे और उसके बाद यहाँ वैल्यू पुट। तो हम जानते हैं कि अगर ए से सी के मध्य, यहाँ इस ए पॉइंट से सी पॉइंट के मध्य इसका एक्सेलरेशन है वो a1 है, टाइम पीरियड t1 है, तो अपने v1 की वैल्यू है बड़ी इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं। v1 क्या है, ए से सी के बीच की वेलोसिटी है। तो हम जानते हैं a1 इक्वल टू किसके बराबर होता है, v1 बाई t1 के। नहीं, यहाँ से v1 की वैल्यू आ जाएगी, क्या आ जाएगी, a1 t1, ठीक है। तो इस फॉर्मूले में वैल्यू पुट करेंगे तो अपने पास क्या आ जाएगा, a1 प्लस a2 t2 प्लस a3 t3, a3 t3 अपॉन t1 प्लस t2 प्लस t3। तो आपको क्वेश्चन में कंफ्यूज नहीं होना है, क्वेश्चन में आपको वेलोसिटी की फॉर्म में दे रखा है तो भी आप एवरेज एक्सीलरेशन निकाल सकते हो। अगर आपको एक्सीलरेशन दे रखा है कि इतने टाइम पीरियड के लिए इतना एक्सीलरेशन है, इतने टाइम पीरियड के लिए इतना एक्सीलरेशन है, तो भी आप बड़े इजीली निकाल सकते हो। आपने क्वेश्चन में देखो एक्सीलरेशन की फॉर्म में दे रखा है, हम यहाँ से ये फॉर्म में आंसर लिखेंगे, यहाँ से अपने पास फाइनली एवरेज वैल्यू एक्सीलरेशन क्या आ जाएगा, a1 कितना है अपना 2, टाइम पीरियड कितना है 2, प्लस यहाँ अब बाद में कितना लग रहा है 1, सी से डी तक के लिए टाइम पीरियड कितना है 4 सेकेंड, प्लस डी टू बी के लिए देखें तो एक्सीलरेशन लग रहा है यहाँ पर, यहाँ सेकेंड्स के 4, टाइम पीरियड कितना है 5, बट टोटल टाइम है 2 प्लस 4 प्लस 5। तो आप सोल्व करोगे तो एवरेज एक्सीलरेशन कितना आ जाएगा आपके पास में, एवरेज एक्सीलरेशन आपके पास में निकल कर आएगा यहाँ से 2 दूने 4, 4 20, 11, 28/11 आ गया। यहाँ पर बड़े इजली निकाल लिया अपनों ने। और अगर इसी क्वेश्चन में आपको ये इसी दूसरे फॉर्म में क्या दे सकता था, इसी कोई एक अलग क्वेश्चन बना के दे सकता था, इस तरह से दे सकता था। आपको क्वेश्चन में बोल सकता था कि मान लीजिए ए से सी तक किसी टाइम पीरियड t1 के लिए इसकी वेलोसिटी है वो v1 रहती है, टाइम पीरियड सी से डी तक जाने के लिए किसी टाइम पीरियड के लिए अगर इसकी वेलोसिटी v2 रहती है, और डी से बी तक जाने में किसी टाइम पीरियड t3 के लिए इसकी वेलोसिटी v3 रहती है, तो इसका एवरेज एक्सीलरेशन कैलकुलेट करो। तो हमें जो भी इनकी वेलोसिटी दे रखी होती है, वेलोसिटी की मान लीजिए 2 मीटर पर सेकंड दे रखी होती है, यहाँ पर मान लीजिए 3 मीटर पर सेकंड की दे रखी होती, और यहाँ पर 4 मीटर पर सेकंड की दे रखी होती। तो टाइम पीरियड मान लो आपको 2 सेकंड, 1 सेकंड, और यहाँ पर मान लीजिए फिर से 2 सेकंड दे रखा होता, तो इस लेसन कैसे कैलकुलेट करते, तो हम जो इधर वाला जो फॉर्मूला है जो इसमें डायरेक्ट वैल्यू पुट करते वाला, डायरेक्ट वैल्यू पुट करते तो अपने पास में क्या आ जाता, यहाँ से वैल्यू पुट कीजिएगा तो कितना आ गया 2 प्लस 3 प्लस 4 बटे आपके पास में कितना आ जाएगा समय 2 प्लस 1, तो ये कितना आ जाएगा 9/5 पर। तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हमें देखना है।
ठीक है। अब इसके बाद में बात करते हैं कि एसोसिएशन से रिलेटेड किस तरह के न्यूमेरिकल क्वेश्चन है वो पूछे जाते हैं, के ऊपर अपने डिटेल में स्टडी करते हैं। और उसके बाद में हम इसके ऊपर देखेंगे कि एसिलेशन से रिलेटेड ग्राफ है वो कैसे रहेंगे, और उस ग्राफ में एग्जाम से रिलेटेड किस तरह के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो आपको कोई भी लेक्चर वीडियोस है वो मिस नहीं करना है, सभी लेक्चर